हमारे पास यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का विलेन है जो कि एक आयनिक यौगिक होता है और इसमें कॉपर सल्फेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर इस कॉपर पर तो धनात्मक 2 आवेश आ जाता है और सल्फेट पर ऋणात्मक 2 आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर यह तो धनायन यानी कि कैटायन है और यह ऋणायन यानी कि एनायन है। तो आप कल्पना कर पा रहे होंगे कि इसे एक जल जैसे ध्रुवीय विलायक में घोलना एकदम सरल है। तो यहाँ पर यह एक जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि हम इसे जल में घोल रहे हैं और असल में यहाँ पर इसका नीला रंग भी होता है। इसके बारे में सोचने का एक तरीका तो यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर इस जल में बहुत अधिक मात्रा में कॉपर धनायन घुले हुए हैं और इसी प्रकार इसी जल में बहुत अधिक मात्रा में सल्फेट ऋणायन भी घुले हुए हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रयोग करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा ठोस जिंक ले लेते हैं और ठोस जिंक इस प्रकार से धात्विक ग्रे रंग का होता है। तो हमने यहाँ पर ठोस जिंक का पाउडर ले लिया है और उसे इस विलयन में डाल दिया है। अब हम सोचेंगे कि ऐसा करने पर क्या होगा। तो देखिए ठोस अवस्था में जिंक है और यहाँ पर यह कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें, इस विद्युत ऋणात्मकताओं यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की तालिका को देखें और यह यहाँ पर सोचें कि किसके पास इलेक्ट्रॉन हैं और कौन इलेक्ट्रॉनों को चाहता है, और इन सब के बारे में सोचते हुए यह पता कीजिए कि इन दोनों को मिलाने से असल में क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने स्वयं से प्रयास किया होगा। अब आइए हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तालिका को देखिए। इस तालिका से हम यह कह सकते हैं कि कॉपर जिंक से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कॉपर के पास यह मौका होगा कि वह जिंक में से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो वह निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और विशेष रूप से यदि हम यहाँ पर इस प्रकार के कॉपर की बात कर रहे हैं तो इनको तो यही चाहिए कि इन्हें किसी तरह इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल बन सके। और ध्यान दीजिए इस कॉपर द्वारा इलेक्ट्रॉन ले लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर यह चीज मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक अपचय उपचय अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन प्राप्त होगी और हम अर्ध अभिक्रियाएं अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर एक अपचय उपचय अभिक्रिया मिलती है जिसमें कॉपर इस जिंक में से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ठोस उदासीन कॉपर बन जाता है। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर को दे देता है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर जिंक धनायन यानी कि जिंक कैटायंस बन जाते हैं। या आप इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जलीय विलयन में जिंक सल्फेट बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जिंक सल्फेट लिख लिए हैं और अभी भी इस पर ऋणावेश है और यह जलीय विलयन में है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में है। तो यह तो अभिक्रिया के पूर्व की सारी कहानी थी। अब अभिक्रिया के बाद देखिए क्या होगा। चलिए यहाँ पर कांच का पात्र बना लेते हैं और हम जानते हैं कि जिंक सल्फेट जल में रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस होता है। तो जिंक सल्फेट तो रंगहीन है और अब ठोस जिंक होने की बजाय हमारे पास यहाँ पर ठोस कॉपर होगा और यहाँ पर यह जो कॉपर है यह विलयन से अवक्षेपित है। अब इसी चीज को केवल ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में समझने के लिए आइए हम यहाँ पर अर्ध अभिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब चलिए हम सबसे पहले जिंक के लिए अर्ध अभिक्रिया के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यह ठोस जिंक है और अभी तो इसके लिए उदासीन ऑक्सीकरण अवस्था है यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जिंक धनावेशित हो जाता है यानी कि इस पर धनात्मक 2 आवेश आ जाता है। तो असल में यहाँ पर हुआ क्या है, जिंक ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है यानी कि जिंक ऑक्सीकृत हो गया है। तो यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है या हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यदि हम कॉपर के बारे में बात करते हैं तो देखिए कॉपर के लिए अर्ध अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। कॉपर की शुरुआत तो यहाँ पर जलीय धनायन के साथ होती है और अब यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है यानी कि यहाँ पर कॉपर का प्रत्येक आयन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो इससे हमें ठोस अवस्था में उदासीन कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो कॉपर के लिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है यानी कि यह और ऋणात्मक हो जाती है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर अपचयित हो जाता है। इसे कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कॉपर जिंक के द्वारा अपचयित हो जाता है या दूसरे शब्दों में
जिंक कॉपर के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। अब एक बात का गौर कीजिए कि यहाँ पर सल्फेट के लिए आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब हम आयनिक यौगिकों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वही उनके वास्तविक आवेश के बराबर आती है। यानी कि अब कुछ भी परिकल्पित अर्थात हाइपोथेटिकल नहीं होता है।